नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सासू कन्या सिंह। आज एनडीए का महाभोज होने वाला है, जिसमें एनडीए के तमाम अलायंस शामिल होंगे और लंबे अंतराल के बाद सभी नेता एक साथ बैठेंगे। हालांकि एनडीए में शामिल दल अपने अपने तरीके से भोज की व्याख्या कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एनडीए के सियासी महाभोज में सीएम नीतीश कुमार होंगे, डिप्टी सीएम सुशील मोदी होंगे, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान होंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा होंगे, जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम जिला अध्यक्ष तक होंगे। जब एनडीए के नेताओं के दिल मिले हैं, तो इन्होंने अपना दिल भी खोला है। पटना के ज्ञान भवन में सहभोज को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। 2010 के बाद ये पहला मौका होगा जब सीएम नीतीश कुमार बीजेपी और तमाम एनडीए के नेताओं के साथ भोजन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभी हमारे केंद्रीय मंत्री जी रामविलास जी, उपेंद्र कुशवाहा जी से लेकर अरुण जी भी हमारे एक दल के अध्यक्ष हैं, वो आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, उप मुख्यमंत्री जी रहेंगे, सभी एनडीए के केंद्रीय मंत्री माननीय रहेंगे, माननीय राज्य के मंत्री रहेंगे, सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक रहेंगे, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष। वोट है, भोज है, उसमें सब लोग हम लोग जाएंगे, भाग लेंगे। सभी का होगा, क्या जायका होगा? जायका बेहतर ही होगा। सुरुचिपूर्ण भोजन की व्यवस्था है। कभी बंटवारा तय हो जाएगा? नहीं, उसमें उसकी बात नहीं है। वहाँ महाभोज को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा है। एनडीए के नेता अपनी बातों में ये जरूर खुलासा कर रहे हैं कि गठबंधन होने के बाद इस पहली बैठक में कई तरह की गुफ्तगू होगी। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा से नाराज चल रहे सांसद अरुण कुमार भी इस भोज में शामिल हो रहे हैं। आदरणीय रामविलास पासवान जी, हम लोग इसमें हम लोग हिस्सा लेंगे और वहीं पे बैठ के 2020 के चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। अभी तक हम लोग की कोई अनौपचारिक भी, आप लोग बार बार सीटों के बारे में पूछते हैं, चेहरे के बारे में पूछते हैं। हकीकत ये है कि हम लोग की अभी तक कोई अनौपचारिक बातचीत भी शुरू नहीं हुई है। पहली कल मुलाकात होगी, औपचारिक कहें, जिसमें शायद इन बातों को लेकर चर्चा हो संभवतः। इस चीज़ पर डिस्कशन होनी चाहिए, मीडिया में बात नहीं जानी चाहिए। हम लोग संगठन कैसे मजबूत हो, आने वाला समय जो चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए हम लोग क्या क्या कमियां हैं, उसको दूर किस तरह से किया जाए, इसी के आधार पर बैठक है। हम लोगों को आपस में इस तरह की बैठक होना चाहिए, जिससे कि गठबंधन टूट रहे, हम लोग को बना हुआ रहे, सबका विश्वास है। इस नज़ारे को देखिए, ये रामविलास पासवान की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी का है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये नज़ारा एनडीए के महाभोज में भी दोहराया जाएगा। महाभोज को लेकर एनडीए के नेता एकता का दम तो भर रहे हैं, लेकिन भोज में अगर कोई नहीं आता है तो माना जाएगा कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है। ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। एनडीए की आज अहम बैठक होने वाली है। जेडीयू नेता नीरज ने कहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अनुरोध पर ही बैठक हो रही है, जिसमें सभी घटक दल के नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर बात होगी। साथ ही नीरज ने कहा कि लोकसभा का चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार एनडीए में फ्रंट से लीड कर रहे हैं, इसलिए चर्चा भी नीतीश की ही होगी। सीटों के बंटवारे पर नीरज ने कहा कि नए गठबंधन में नए सिरे से बात होगी, उम्मीद और नए आकार पर बात होगी। 2023 का लोकसभा चुनाव है, जिसमें राज्य के अंदर जो कानून का राज, सुशासन और जो हम लोगों ने काम किया है, समाज के विभिन्न तबकों की सेवा की है, उन तमाम उपलब्धियों की भी चर्चा। तो स्वाभाविक ऐसी चर्चा जब होगी तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो राष्ट्रीय राजनीति में पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं, ये चर्चा होगी ही। तो निश्चित रूप से एक नए स्वरूप में, एक नए आकार में, एक नई उम्मीद के साथ आज एनडीए की बैठक हो रही है। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज की अगर बात करें तो आज का दिन काफी खास है, और अगर एनडीए की नजरें इस मीटिंग पर टिकी होगी, बैठक होगी, बातचीत होगी, और सीट शेयरिंग जो है एक मुद्दा बना हुआ है कई दिनों से। इसके अलावा बिहार में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में चेहरा कौन होगा, इस पर भी लगातार बयान और चर्चाओं का दौर जारी है। क्या कुछ खबरें आपके पास आ रही है, बताइए।
जी बिल्कुल सुकन्या, जिस ढंग से आज जो महाभोज की कहा गया है, नाम रखा गया है, लेकिन कई मायनों में जो है आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कई दिनों से जिस ढंग से जदयू ने स्पष्ट तौर पर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है, चाहे सीट की बात हो, जदयू ने साफ कर दिया है कि कम से कम 25 सीटें उसे चाहिए, या फिर चेहरे की बात हो, बिहार में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जदयू की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि नीतीश कुमार जो हैं वो चेहरा होंगे। तो कुल मिलाकर के 2019 और 20 के चुनाव से पहले जिस ढंग से जदयू है स्पष्ट तौर पर बातें कह रही है, उसका मानना है कि जो चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी साफ हो, ज़्यादा देर नहीं करना चाहती। इसको लेकर के एनडीए में ज़रूर जो है वो घमासान मच रहा है और जो आपसी जो तालमेल है उसमें कहीं ना कहीं दरार दिखाई पड़ रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज जब बैठक होगी तो माना यह जा रहा है कि उन सारे मुद्दों पे बात होगी कि आखिर सीटों का जो शेयरिंग हो वो कैसे हो, चेहरा जो हो वो कैसे हो, और ख़ास तौर पर सारे लोगों की नज़रें इस बात पर भी टिकी होंगी कि आने वाले दिनों में जिस ढंग से चुनाव से पहले आपसी जो घमासान दिख रहा है वो बयानबाजियां भी जो हो वो कम हो। क्योंकि देखिए जिस ढंग से पिछला जो उपचुनाव हुआ पूरे देश भर में और उसमें जो एनडीए की जो बड़ी हार हुई है, उसको देखते हुए ये महत्वपूर्ण है कि एनडीए के सभी जो घटक दल हैं वो एक साथ रहें, एक मंच पर रहें और एक साथ लड़ें। तो उसको लेकर के आज की जो बैठक है वो काफ़ी मायनों में महत्वपूर्ण बताई जा रही है। जी बिल्कुल रवि, इस महाभोज बैठक पर आप नजर बना के रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। नीतीश कुमार और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और जेडीयू के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। ये कहना है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर का। आरा में न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने नीतीश कुमार के पिछले दिनों डीमोनेटाइजेशन पर आए बयान पर भी चुटकी ली। हालांकि कांग्रेस के कार्यक्रम का कुछ पार्टी नेताओं ने खुद की उपेक्षा के चलते बहिष्कार भी किया। कि नीतीश जी बिहार की राजनीति में जमीन खो चुके हैं। जिस प्रकार से पिछले दिनों नीतीश जी ने डीमोनेटाइजेशन के ऊपर अपने विचार रखे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में असंतोष के भाव प्रकट होते नजर आते हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारे जनता दल के नेता भी हमारे निरंतर संपर्क में हैं। शरद यादव को सरकारी बंगले का लाभ मिलने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जेडीयू के मुख्य सचेतक रामचंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसे लेकर 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शरद यादव को नोटिस जारी किया था। इसी मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। दरअसल शरद यादव की राज्यसभा की सदस्यता जाने के बाद हाईकोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में शरद यादव को सरकारी बंगले में रहने की छूट दी थी, जिस फैसले के खिलाफ जेडीयू सचेतक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि शरद यादव और अली अनवर को 4 दिसंबर 2017 को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था। फिलहाल शरद यादव लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी के अध्यक्ष हैं। बिहार में इंटर के रिजल्ट में एक बार फिर बेटियों का दम दिखा है। इंटर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों संकायों में लड़कियां टॉपर बनी है। साइंस की टॉपर कल्पना कुमारी रहीं, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एनईईटी की भी ऑल इंडिया टॉपर रही हैं। कल्पना कुमारी ने 436 नंबर लाकर पहला स्थान हासिल किया। वहीं आरडीएस कॉलेज की निधि सिन्हा कॉमर्स की टॉपर बनी, जबकि सिमुलतला आवासीय विद्यालय की कुसुम कुमारी इंटर आर्ट्स की टॉपर बनी। साइंस के 3 टॉपरों की बात करें तो कल्पना पहले नंबर पर रहीं, जबकि अभिनव आदर्श दूसरे नंबर पर रहे। इसके अलावा रुद्रेश राजवर्मा तीसरे नंबर पर रहे, जबकि आर्ट्स में कुसुम कुमारी पहले, प्रियांगी मेहता दूसरे और प्रज्ञा प्रांजल तीसरे नंबर पर रहीं। यानी आर्ट्स की तीनों टॉपर लड़कियां ही रहीं। वहीं कॉमर्स में निधि सिन्हा पहले, माला कुमारी दूसरे और मोहम्मद निशत तीसरे स्थान पर रहे। अपना कैमरा नीचे रखिए। नजर नहीं आ रहे।
तो चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से साइंस टॉपर कल्पना हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा प्रियांगी मेहता पटना स्टूडियो से आर्ट्स की सेकंड टॉपर हमारे साथ जुड़ी हैं। पहला सवाल अगर कल्पना से करें, कल्पना लगातार कल से ही आपकी चर्चा हो रही है। पहले नीट में आपने टॉप किया और अब बिहार बोर्ड में आपने साइंस में टॉप किया है। क्या कहना चाहेंगी इस मौके पर? क्या लग रहा है आपको? कितनी खुश हैं आप और परिवार कितना उत्साहित है? ये दोनों एग्ज़ाम में टॉप करना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरा दोनों में टॉप 10 में आने की तो एक्सपेक्टेशन थी, पर दोनों में फर्स्ट रैंक आ जाएगी ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। ये रिज़ल्ट मेरे लिए अनबिलीवेबल है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल, प्रियांगी मेहता भी पटना स्टूडियो से आर्ट्स की सेकेंड टॉपर हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रियांगी, आर्ट्स में आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, बड़ा मौका होगा आपके लिए और आपके परिवार के लिए। कितनी उत्साहित हैं आप और ऐसे में अगर बात की जाए तो किस तरीके से आपने तैयारी की और नतीजों से कितनी संतुष्ट हैं? मैम, खुशी तो बहुत हो रही है। पूरी फैमिली खुश है, आसपास के लोग भी खुश है। और जहाँ तक मेहनत की बात आती है, आपको कंसिस्टेंट स्टडी बहुत ज़रूरी होता है और मैंने रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई की, एनसीईआरटी को बेस रखा और हमेशा फोकस रही। बस उतना ही काफ़ी था मेरे लिए। बिल्कुल। कल्पना, अगर बात की जाए इस साइंस की तो सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है और अगर हम अब पास परसेंटेज भी देखें, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस को कंपेयर करके देखें तो साइंस में पास बच्चों की भी संख्या सबसे कम है। तो ऐसे में टफ सब्जेक्ट माना जाता है साइंस और उसमें टॉप करना, और इतना ही नहीं नीट में भी पूरे देश में टॉप करना। क्या लग रहा है, क्या कुछ खास मेहनत आपने की? क्योंकि लगातार आपके इंटरव्यूज मैं भी देख रही थी कि आपने बताया कि खाने सोने के अलावा, थोड़ा बहुत परिवार वालों से बात करने के अलावा सिर्फ आप पढ़ाई ही करती थी पूरे दिन और परिवार का भी आपको पूरा सहयोग मिला। जी कल्पना, बताइए। कल्पना से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं प्रियांगी से। प्रियांगी, किस तरीके से आपने तैयारी की? क्या कुछ आप दिशा निर्देश देना चाहेंगे जो बच्चे अभी 11th में पढ़ रहे हैं या फिर 10th जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है और आगे जाके उनको 11th और 12th करना है? क्या कुछ उनको आप डायरेक्शन देना चाहेंगे खासतौर पे आर्ट्स के लिए? मैम, जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी 10th क्लियर किया है, मैं उनको बस इतना कहना चाहूँगी कि साइंस और कॉमर्स के अलावा भी एक ऑप्शन होता है और आपको उस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो आर्ट्स में तो आपको जाना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो बोलेंगे कि आर्ट्स एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन आर्ट्स का भी स्कोप बहुत अच्छा। अगर आप डेडिकेटेड हो तो उसमें भी आपका करियर बहुत आगे तक जा सकता है। बिल्कुल प्रियांगी, और भविष्य की क्या कुछ योजना है? 12th तो आपने टॉप कर लिया है, दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और आगे की क्या योजना है? मैम, मैं आगे सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। एक IAS ऑफिसर बन के सोसाइटी को सर्व करना चाहती हूँ और गर्ल्स एजुकेशन पे काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल, अगर नतीजों में देखें तो कई चीजें हैं जो उत्साहवर्धक है। खासतौर पर जो छात्राओं का प्रदर्शन रहा है छात्रों के कंपेयर में, वो काफी बेहतर है। चाहे हम साइंस की बात करें, कॉमर्स की बात करें या फिर आर्ट्स की बात करें, हर जगह छात्राओं ने ही टॉप किया है। तो इसे आप कितना सुखद मानती हैं? मैम, हमेशा से गर्ल्स ज़्यादा डेडिकेटेड और फोकस्ड होती है अपने स्टडी के तरफ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में जो गर्ल्स की तरफ डिस्क्रिमिनेट करती है, लेकिन फिर भी हम आगे आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। और बाकी लड़कियों को भी हमसे सीखना चाहिए कि आप अपने सपने पे ध्यान दो और बाकी चीज़ें सेकेंडरी है। बस आपका ड्रीम और आपका जो गोल है वो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए। कल्पना, आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए कल्पना, लगातार आपके बयानात भी हमने देखा था जिसमें आपने बोला था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बिना हार्ड वर्क के बेहतर नतीजे नहीं आएंगे, और अगर व्यक्ति मेहनत करता है तो वो कभी असफल नहीं होगा। क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मेरा वही कहना है कि अगर कोई इंसान हार्ड वर्क करते रहेगा तो वो ज़िंदगी में कभी ना कभी सफल ज़रूर होगा। अगर इंसान पूरे डेडिकेटेड होके अपनी पढ़ाई करता है, अपना जितना बेस्ट हो सकता है उतना दे रहा है, तो वो ज़िंदगी में अपने जीवन में ज़रूर सफल होगा।
बिल्कुल कल्पना, अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड पर हम गौर करें तो आपका पूरा परिवार ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है। आपके पिता भी जो है टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, आपकी मदर भी टीचर हैं, आपके भाई ने भी IIT में वो पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी बहन ने भी, बड़ी बहन जो है आपकी, उन्होंने भी अभी बड़ी सफलता अर्जित की है। तो पूरे घर का ही अगर हम माहौल देखें तो पढ़ाई से जुड़ा हुआ दिख रहा है। इसका कितना फायदा आपको मिला? मुझे तो इंस्पिरेशन बेसिकली अपने फैमिली से ही मिला कि मेरा भैया भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, वो भी बहुत मेहनत करता था। क्योंकि जब बहुत छोटी थी, 4th 5th में थी, तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था पढ़ने में। पर धीरे धीरे अपने भैया को देखी इतना मेहनत करते हुए, अपनी दीदी को देखी इतना मेहनत करते, तो मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है। तो मुझे बेसिकली इंस्पिरेशन जो है वो तो मुझे मेरी फैमिली से ही मिला। फैमिली से इंस्पायर्ड है यहाँ पर कल्पना। अगर प्रियांगी आपसे पूछिए तो आपकी सफलता में आप किसको योगदान देना चाहेंगी? क्या कुछ माहौल रहा आपके घर पे जिस वजह से इस तरीके के नतीजे आप लेकर आई हैं? फैमिली का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पेशली मेरे पेरेंट्स का, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि आप लड़की हो तो आपको और भी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, और स्पेशल क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है, जिन्होंने कभी मुझे किचन में एंटर करने को कहा तक नहीं। वो हमेशा बस और बस पढ़ाई करने को कहती थी। तो लगातार कल्पना भी हमारे साथ बनी हुई है। कल्पना, फैमिली का रोल काफी अहम होता है, खास तौर पर अगर बात बेटियों की एजुकेशन की आती है तब फैमिली का रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने देखा है कि जब भी लड़कियों को मौका मिलता है वो खुद को साबित करती हैं और कई प्लेटफॉर्म पर वो पुरुषों से, छात्रों से बेहतर परफॉर्म करके भी देती हैं। तो ऐसे में क्या सलाह आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे कि जिनके घर में बेटियां हैं, वो उनकी पढ़ाई को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं है, तो ऐसे में ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे पेरेंट्स को बस यही कहना चाहूँगी कि अगर मौका किसी को भी मिले, अगर हम फैसिलिटीज़ किसी को भी दे रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो वो अपना बेस्ट देंगे। बस होता ये है कि जिस बच्चे को, वो लड़का हो या लड़की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उस बच्चे के अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हाँ, हमें कुछ करना है। इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर वो लड़का है या लड़की। तो अगर किसी भी पेरेंट्स के बच्चे, या तो वो बेटा हो या बेटी, अगर उस बच्चे के अंदर जुनून है तो उन पेरेंट्स को जितना हो सके अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल कल्पना, पिछले 2-3 साल में हम देखें तो CBSE के नतीजे जब भी आते हैं विवाद बहुत ज्यादा हो जाता है। आपने 10th तक पढ़ाई जो है नवोदय से की है, जो CBSE बोर्ड है, वहीं आपका जो 12th का जो रिजल्ट आया, 11-12 की जो आपकी पढ़ाई है वो आपने बिहार बोर्ड से की है। क्या फर्क है बेसिकली CBSE और बिहार बोर्ड में? आप क्या फर्क देखती हैं? और क्या जिस तरीके से विवादित रहा है बिहार बोर्ड, क्या आपको लगता है कि वो विवाद जायज था, या आपके केस में सब कुछ ठीक रहा और काफी आपको फायदा हुआ बिहार बोर्ड से पढ़ने पे? मेरे केस में तो बिल्कुल ठीक रहा, और मुझे तो बिहार बोर्ड से पढ़ने से बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि बिहार बोर्ड में एडमिशन लेने का मेरा बेसिकली पर्पस भी यही था कि जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है वो फरवरी में, जैसे मेरा एग्ज़ाम 14 फरवरी तक ख़त्म हो गया, तो उसके बाद मेरे पास टाइम था पूरी फरवरी आधी, बाकी मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, जिसमें मैं अपने जो मेरा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट था उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर की। तो मेरे लिए तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ रही। चलिए कल्पना, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। प्रियांगी भी पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ी थी। प्रियांगी, आपका भी न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की पूरी टीम की तरफ से आप दोनों के साथ साथ जो तमाम छात्र 12th पास करके उत्तीर्ण हुए हैं उन सबको हम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बताते चलें कि बिहार की तमाम खबरें आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर, और झारखंड की खबरों को देखने के लिए लॉगिन करें news18झारखंड.com पर।